डियर स्टूडेंट्स, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम के इस लेक्चर में हम बफर सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए पीएच का कांस्टेंट होना ज़रूरी होता है और ऐसे केसेस में बफर का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो अब देखते हैं बफर क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर्स क्या क्या हो सकते हैं। बफर सॉल्यूशन को डिफाइन करा जाता है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता जब इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को डाला जाए। सो बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन which resist any change in its pH when small amount of acid or base is added to it। एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम लार्ज अमाउंट डालेंगे एसिड और बेस का तो ऑब्वियसली पीएच में चेंज आ जाएगा किसी बफर सॉल्यूशन में भी, बट अगर स्मॉल अमाउंट डाल रहे हैं हम एसिड और बेस का और तब पीएच में चेंज नहीं आता तो ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि बफर सॉल्यूशन मेंटेन्स इट्स पीएच एट कांस्टेंट वैल्यू ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, यानी कि बफर सॉल्यूशन अपने पीएच को मेंटेन रखता है एक फिक्स वैल्यू पर अगर हम उसमें स्मॉल अमाउंट एसिड का या बेस का डालें। बफर कैपेसिटी को डिफाइन करा जाता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन बाय यूनिटी। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ बफर्स की। तो बेसिकली दो तरह के बफर सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट टाइप है यहाँ पे एसिडिक बफर एंड सेकंड टाइप इज बेसिक बफर। एसिडिक बफर वो सॉल्यूशन होगा जो बनाया जाएगा बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड विद अ सॉल्ट ऑफ अ सेम एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसको एग्जांपल्स की तरह से हम समझते हैं। सो व्हाट इज एसिडिक बफर? इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो से हम एक वीक एसिड लेते हैं, एसिडिक एसिड CH3COH, और इसका हमें सॉल्ट लेना है किसी स्ट्रॉन्ग बेस से। तो हम जानते हैं अलग अलग स्ट्रॉन्ग बेसिस को, एग्जांपल्स हमें पता है। तो से मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ, से इस पर्टिकुलर केस के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ NaOH। अब हम जानते हैं कि जब CH3COH एसिडिक एसिड को हम NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन होगी CH3COH प्लस NaOH, और इस रिएक्शन से तो यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा, ये हो जाएगा CH3CONa प्लस वाटर। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या मिला हमें? CH3CONa। तो ये सॉल्ट यहाँ पर क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस लिया था हमने और इसके साथ इस एसिड का, ये जो एसिड हमने लिया था यहाँ पे एसिडिक एसिड, इसका सॉल्ट क्या मिला हमें? CH3COONa। तो इन दोनों का सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो ये एक एग्जांपल है एसिडिक बफर का। तो इस तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पर है HCN का। हम जानते हैं HCN एक वीक एसिड होता है और इसका अगर हम NaOH के साथ ही सॉल्ट लेंगे अगर, तो से HCN प्लस NaOH, NaOH क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके साथ हमें सॉल्ट लेना पड़ेगा। इसके लिए सॉल्ट हो जाएगा NaCN प्लस H2O। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या हो गया? NaCN। सो ये वीक एसिड है और इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा? NaCN। तो इनका जो मिक्सचर है ये भी क्या होगा? एक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। इसी तरह से बेसिक बफर क्या होगा? बाय डेफिनेशन इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड अ सॉल्ट ऑफ सेम बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसके लिए भी हम कंसिडर करते हैं, बेसिक बफर को डिफाइन करा जाता है। बेसिक बफर क्या हुआ? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे वीक बेस सेम होगा, उसी का सॉल्ट लेना है हमें स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं वीक बेस का, NH4OH एक वीक बेस है हम जानते हैं, और कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हम कंसिडर कर लें, जैसे कि हम HCl को कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हम इस बेस के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से NH4Cl प्लस H2O। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या मिल गया हमको? NH4Cl। तो ये सॉल्ट होगा यहाँ पर इस वीक बेस का NH4OH का विद स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे HCl ले लिया, आप कोई और भी एसिड ले सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो बफर मिला है, क्योंकि ये एक बेस का बफर है इसलिए इसे बेसिक बफर बोला जाएगा। इस तरह से और एग्जांपल भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बफर सॉल्यूशन में ऐसा क्या होता है कि जब हम एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं तो उस सॉल्यूशन का पीएच में चेंज नहीं आता। सो जब हम एसिड डालते हैं किसी बफर सॉल्यूशन में तो ये एसिड
सॉल्यूशन में H प्लस आयंस प्रोवाइड करता है। इसी तरह से अगर हम कोई बेस डालते हैं तो ये सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करता है। तो बफर में जो सब्सटेंस होता है वो जब H प्लस डाला जाता है तो उसको भी रिमूव कर देता है, और जब OH नेगेटिव आयंस डाले जाते हैं तो उनको भी रिमूव कर देता है। तो ये जो एक्शन है बफर का टू रिमूव H प्लस आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस जो कि ऐड करे गए that are added to such a solution is known as buffer action। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बफर एक्शन की कि किस तरह से बफर H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस को रिमूव कर देता है, और अगर ये रिमूव हो जाएंगे जिस एक्शन की वजह से चेंज इन pH 0 हो जाएगा, यानी pH में कोई चेंज नहीं आएगा, या हम कह सकते हैं कि pH कांस्टेंट हो जाएगा। सो बफर एक्शन को किस तरह से डिफाइन करा जाता है? बफर एक्शन इज द मैकेनिज्म of retaining the same pH of the solution by removing H plus ions or OH negative ions from the solution। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बफर एक्शन देख रहे हैं एसिडिक बफर का, और इसमें हम एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट का एग्जांपल ले रहे हैं जो कि एक तरीके का एसिडिक बफर है, और इनका डिसोसिएशन देख रहे हैं। तो एसिडिक एसिड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इस तरह से डिसोसिएट होगा CH3COH इन इक्विलिब्रियम विद CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एंड CH3CONA जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ये इस तरह से इरिवर्सिबल तरीके से कंप्लीटली डिसोसिएट होगा CH3CONA गिविंग CH3CO नेगेटिव प्लस इन Na पॉजिटिव। सो अब अगर सॉल्यूशन में H प्लस ऐड करे जाएंगे, एसिड डाला जाएगा, H प्लस ऐड करे जाएंगे, सो ये H प्लस कंबाइन करेंगे CH3CO नेगेटिव आयन से, जिसकी वजह से CH3COH बन जाएगा, और H प्लस आयंस रिमूव हो जाएंगे सॉल्यूशन से, जिसकी वजह से pH अनइफेक्टेड रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हम OH नेगेटिव आयंस डालेंगे सॉल्यूशन में तो OH नेगेटिव आयंस CH3COH से रिएक्ट करेंगे, और इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एसिटेट आयन फॉर्म होगा इस तरीके से, और OH नेगेटिव आयंस यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे सॉल्यूशन से, रिजल्टिंग इन नो चेंज इन pH। सो एक बार यहाँ पर इस केस का इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो हमने एसिडिक बफर लिया है यहाँ पर CH3COH प्लस CH3CONA। हम जानते हैं कि एसिडिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये इस तरह से डिसोसिएट होगा और अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और सोडियम एसिटेट क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो ये इस तरह से आयनाइज होगा, कंप्लीटली आयनाइज होगा, तो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी और यहाँ पे एसिडेट आयन प्लस सोडियम आयन बनेगा। सो जब इन दोनों सब्सटेंसेस को एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाएगा, यानी ये सॉल्यूशन लिया जाएगा, तो हमारे पास ये तीन तरह का आयंस होंगे, एसिडेट आयन, H प्लस आयंस एंड Na पॉजिटिव आयंस। अब अगर हम कंसिडर करें कि हमने कोई एसिड डाला है ऐसे सॉल्यूशन में, तो एसिड से हमें पता है कि हमको H प्लस आयन मिलेगा। अब यहाँ पर एक ही अनायनिक स्पीशीज है CH3CO नेगेटिव, और हम देखते हैं कि अगर H प्लस CH3CO नेगेटिव से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एसिडिक एसिड फॉर्म होगा। इसको हम कॉमन आयन इफेक्ट से भी समझ सकते हैं कि हमने बाहर से जब एसिड डाला तो H प्लस आयंस लिबरेट हुए, H प्लस आयंस एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन से भी फॉर्म हो रहे थे। अब क्योंकि एसिड जो H प्लस आयंस हैं ये प्रोडक्ट साइड में है और H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है एसिड के डालने की वजह से, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में ये H प्लस आयंस का नंबर कम हो रहा होगा, यानी कि प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ने से इस सॉल्यूशन के pH पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो pH में यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करा जाएगा। अब हम यहाँ पर बेस का इफेक्ट देखते हैं कि जब बेस डालेंगे तब क्या होगा। हम जानते हैं कि बेस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड कराएगा, और ये जो OH नेगेटिव आयंस है अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एसिडिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, और एसिडिक एसिड क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा होगा इक्विलिब्रियम में तो ये इससे रिएक्ट करेंगे, और यहाँ पर अब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये कैटालाइज्ड हो जाएगी। कैटालाइज्ड हो जाएगी मतलब एसिडेट आयंस फॉर्म होंगे, तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव आयंस है ये एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर एसिडेट आयन प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। अब ना तो H2O ना ही एसिडेट आयन से pH में कोई चेंज आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बेस डालने से भी pH में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो हम बफर एक्शन की बात कर रहे थे वो हम यहाँ देख रहे हैं H प्लस आयंस
यहाँ पर CH3CO नेगेटिव से रिएक्ट कर जाएंगे एंड OH नेगेटिव आयंस CH3COOH से रिएक्ट कर जाएंगे और ये यहाँ पर एसिडिक बफर का एक्शन होगा। इसी तरह से अब हम बेसिक बफर का एक्शन देख रहे हैं। सो यहाँ पे हम बेसिक बफर का एग्जांपल ले लेते हैं NH4OH प्लस NH4Cl का। सो हम जानते हैं कि जो NH4OH है ये सॉल्यूशन में किस तरह से आयनाइज होगा, ये सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम में इस तरह से डिसोसिएट होगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सिमिलरली NH4Cl सॉल्यूशन में इस तरह से डिसोसिएट होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव कंप्लीट डिसोसिएट होकर के दे देगा। तो पहले यहाँ पर एसिड का इफेक्ट देखते हैं। एसिड सॉल्यूशन में H+ आयंस प्रोवाइड कराएगा और H+ आयंस यहाँ पर NH4OH से रिएक्ट करेगा और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इसके साथ कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा और सॉल्यूशन में बचा रह जाएगा NH4 पॉजिटिव। सो NH4 पॉजिटिव के फॉर्मेशन से pH में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसलिए बेसिक बफर का pH चेंज नहीं होगा जब उसमें हम कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालेंगे। सिमिलरली जब हम बेस डालेंगे ऐसे सॉल्यूशन में तो बेस OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड कराएगा और OH नेगेटिव आयंस NH4 पॉजिटिव से रिएक्ट करके NH4OH बना लेंगे और NH4OH क्योंकि वीक बेस है तो ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NH4OH pH में कोई चेंज नहीं आएगा और इस तरह से बेसिक बफर में ना तो एसिड डालने से ना ही बेस डालने से ऐसे सॉल्यूशन में कोई pH चेंज नहीं आएगा एंड दिस इज एक्शन ऑफ बेसिक बफर। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ एसिडिक बफर। सो जब हम कोई बफर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका जो pH होता है वो, अगर हमने एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं तो वीक एसिड और जो सॉल्ट लिया है हमने उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उनकी कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ जो वीक एसिड है उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट पर भी pH ऑफ एसिडिक बफर डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर हम बेसिक बफर लेंगे तो बेस की कंसंट्रेशन, उसके सॉल्ट की कंसंट्रेशन और उस बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उस पर उस बेसिक बफर का pH डिपेंड करेगा। सो अभी जो हम केस कंसिडर कर रहे हैं इसमें हम एक एसिडिक बफर का pH देख रहे हैं। सो जैसे कि मैंने अभी बताया pH ऑफ एन एसिडिक बफर can be calculated from dissociation constant Ka of the weak acid and concentrations of acid and salt used। तो हम यहाँ पर एक वीक एसिड को कंसिडर करते हैं। हमने एक वीक एसिड लिया है Ha जो कि इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह से दिया जाएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ka से प्रेजेंट करा जा रहा है और ये बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा K इज इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन इंटू A नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA कंसंट्रेशन। अब इस इक्वेशन में हम रीअरेंज कर रहे हैं और हम H प्लस आयंस कंसंट्रेशन के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करें अगर तो रीअरेंज करके हमें ये इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगी और फर्दर अगर हम यहाँ पर HA की जगह कंसंट्रेशन एसिड लिख देंगे और A नेगेटिव की जगह, क्योंकि A नेगेटिव सॉल्ट से मिल रहा है हमको, तो यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन लिख देंगे। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी और इस इक्वेशन में अगर हम बोथ साइड नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो हमें इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगी माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka माइनस लॉग रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। और हम जानते हैं माइनस लॉग का मतलब हो जाएगा P, सो माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा pH, माइनस लॉग Ka हो जाएगा यहाँ पे pKa और माइनस लॉग कंसंट्रेशन एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन सॉल्ट वो हम इसी तरह से लिख लेंगे जैसे लिखा हुआ है। सो ये जो हमें रिलेशन मिल रहा है pH का विद कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्ट एंड Ka, इस रिलेशन को बोला जाता है हेंडरसन-एशेलबैच इक्वेशन या सिंपली इस इक्वेशन को हेंडरसन इक्वेशन बोला जाता है और ये इक्वेशन सिंपल है pH is equal to pKa minus log concentration of acid divided by concentration of salt। सिमिलरली जैसे कि मैंने अभी बेसिक बफर की बात करी थी तो बेसिक बफर के लिए pOH हम निकाल सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर हेंडरसन इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी pOH is equal to pKb minus log concentration of base divided by concentration of salt। यहाँ पे Kb क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। हेंडरसन इक्वेशन से कुछ कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे हेंडरसन इक्वेशन को लिखा है। और अगर हम यहाँ पर एक केस देखें, केस 1, जब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के, तब pH इज इक्वल टू pKa माइनस log 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये एसिड की कंसंट्रेशन और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बराबर है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे log 1 मिल जाएगा। और हम जानते हैं log 1 0 होता है। तो ऐसे केस में हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि pH pKa के बराबर होगा। तो जब एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बराबर होगी तब pH pKa के बराबर होगा। सिमिलरली केस 2 है। केस 2 में हम देख रहे हैं कि अगर एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सॉल्ट की कंसंट्रेशन से, तब रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ये 1 से ज्यादा होगा। और अगर हम लॉग ले लेंगे बोथ साइड, तो हम जानते हैं log 1 0 होता है। सो हम कह सकते हैं कि log कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पॉजिटिव होगा, 0 से ज्यादा होगा। और अगर ये क्वांटिटी 0 से ज्यादा होगी तो pK में हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा pH के बराबर लाने के लिए। इसको हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि pKa pH से ज्यादा होगा। तो सिंपली हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जब एसिड की कंसंट्रेशन सॉल्ट से ज्यादा होगी तो pH pKa से कम होगा। इसी तरह से लास्ट केस है, केस 3, जब एसिड की कंसंट्रेशन सॉल्ट से कम होगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज लेसर देन 1। और जब हम बोथ साइड लॉग ले लेंगे तो हमें मिलेगा log कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज लेस देन 0। जब हमने इस तरफ log लिया होगा तो log 1 0 होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो हमें ये रेशो, ये जो वैल्यू थी, ये नेगेटिव मिलेगी, 0 से कम मिलेगी। और अगर ये 0 से कम है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा और pK में कुछ जोड़ा जाएगा, तब pH के बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि pH बड़ा है, pKa छोटा है। तो हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि pH is greater than pKa when concentration of acid is lesser than concentration of salt। तो ये 3 रिजल्ट्स हैं या 3 कंक्लूजन्स हैं जो हेंडरसन इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, और इस पर हमें न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमें pH निकालना है ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट बफर सॉल्यूशन। इस एग्जांपल में हमें डिस्टिलेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड Ka दे रखा है 1.75 into 10 की पावर -5 एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो Ka की वैल्यू से हम pKa निकाल सकते हैं। pKa हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, और इसकी वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 4.76। नॉर्मली क्वेश्चंस में Ka या pKa की वैल्यू हमें दे रखी होती है, तो इस वैल्यू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या पता कोई और एसिड हो तो उसके लिए Ka डिस्टिलेशन कांस्टेंट की वैल्यू, या कोई बेस हो तो उसके डिस्टिलेशन कांस्टेंट Kb की वैल्यू हमें दे रखी होगी, तो उसका नेगेटिव लॉग लेकर के हम निकाल सकते हैं। जनरली pKa या pKb ही दे रखा होता है क्वेश्चंस में, तो हमारा काम और आसान हो जाता है। सो अब हम एक केस कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एसिडिक एसिड कंसंट्रेशन हमने ली है 0.1 मोलर एंड सोडियम एसिडेट कंसंट्रेशन ली है 0.01 मोलर। सो अब हम इस डाटा से pH की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेंडरसन इक्वेशंस pH इज इक्वल टू pKa माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सो अब हम यहाँ पर pKa कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की वैल्यूज को पुट कर दें अगर, तो हमें इस तरह से मिल जाएगा। pKa की वैल्यू 4.76 पुट कर दी हमने, log कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH हो गया यहाँ पे, क्योंकि वो एसिड था तो उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सॉल्ट, यहाँ पर सोडियम एसिटेट है तो उसकी कंसंट्रेशन 0.01 है। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे अगर, तो यह आ जाएगा 4.76 माइनस log, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1 0.1 को, और यहाँ पे से लिखा जा सकता है 10 की पावर -2। फर्दर सॉल्व करने पे हमें यहाँ पर ये इस तरह से मिल जाएगा 4.76 माइनस log 10 की पावर -1 प्लस 2। ये एक्सपोनेंशियल टर्म डिनोमिनेटर में थी तो इसको न्यूमरेटर में ले गए, और माइनस साइन -2 का प्लस में चला जाएगा, और ये फर्दर हो जाएगा यहाँ पे 4.76 माइनस log 10 की पावर 1, यानी कि यहाँ पे 10 आ जाएगा। क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है तो हम यहाँ पे log 10 की जगह 1 लिख देंगे, और ये फर्दर सॉल्व करेंगे अगर तो 4.76 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे 3.76। सो इस तरह से हमें जो हेंडरसन इक्वेशन है इस पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें pKa या Ka दे रखा होगा और हमें एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन दे रखी होगी तो हम pH निकाल सकते हैं। अगर हमें pH दे रखा है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है तो हम एसिड की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं।
हमें कोई गिवन पीएच सॉल्यूशन दे रखा होता है किसी गिवन एसिड या सॉल्ट की रेशो के साथ, तो अगर इस रेशो में कोई चेंज आएगा तो हम पीएच में जो चेंज आएगा वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली हम पीओएच के लिए भी इस तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर हमें बेस का डिसीजन कांस्टेंट के भी पता हो या पी के भी पता हो। एक तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं यहाँ पे, किसी कोई बेसिक बफर दे रखा है आपको और उसके लिए आपको पीएच पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, पहले पीओएच निकाल लेंगे और पीओएच निकालने के बाद हम पीएच निकाल लेंगे। सो जैसे कि कोई बेसिक बफर है तो उसके लिए हम पीएच निकालेंगे इस इक्वेशन से, हिंडरसन इक्वेशन से, पीएच इज इक्वल टू पीकेबी माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ से हम पीएच निकाल लेंगे और हम जानते हैं पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 होती है। तो अगर हमें ये पता होगा तो हम यहाँ पर पीएच की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे सॉल्व आउट करके, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। सो अब लास्ट में कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं हम लोग अलग अलग बफर सॉल्यूशंस के। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट लिया है और सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट लिया है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमें एक बफर सॉल्यूशन मिलता है। हम जानते हैं कि डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डिसोसिएट होकर के इस तरह से दो सोडियम आयंस प्लस HPO4 नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। सिमिलरली सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट जब डिसोसिएट होगा तो H2PO4 नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव फॉर्म करेगा। अब जब ऐसे सॉल्यूशन में हम एसिड डालते हैं, H+ डालते हैं, तो H+ HPO4 के साथ रिएक्ट करके H2PO4 नेगेटिव बना लेता है। तो इस तरह से H+ आयंस कंज्यूम हो जाएंगे और सॉल्यूशन से हट जाएंगे। सिमिलरली जब हम OH नेगेटिव आयंस यानी कि बेस डालेंगे ऐसे सॉल्यूशन में, तो OH नेगेटिव आयन यहाँ पे H2PO4 नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर वाटर बनाएगा प्लस यहाँ पे HPO4 नेगेटिव बनेगा और इस तरह से OH नेगेटिव आयंस भी सॉल्यूशंस में गायब हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे और पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल देख रहे हैं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का। ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड में हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो जाता है और ये इस तरीके से एक आयन फॉर्म करता है CO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव। तो हुआ क्या, यहाँ से एक H पॉजिटिव माइग्रेट करके NH2 पे चला गया। ऐसा इसलिए क्योंकि COH ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप है और NH2 ग्रुप एक बेसिक ग्रुप है। तो NH2 ने COH ग्रुप से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो आयन बना है इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। ऐसे आयंस को हम जानते हैं, इनको जिटर आयंस बोलते हैं, जिनमें बोथ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज होता है। और अब अगर ऐसे कंपाउंड के सॉल्यूशन में हम H+ आयंस डालेंगे तो H+ आयंस यहाँ पर एसोसिएट हो जाएंगे और सॉल्यूशन से गायब हो जाएंगे, तो पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम OH नेगेटिव आयंस डालेंगे तो OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे NH3 पॉजिटिव से H+ लेकर के H2O बना लेंगे और यहाँ पर वापस NH2 ग्रुप आ जाएगा और इस तरह से OH नेगेटिव आयंस भी कंज्यूम हो जाएंगे। तो जो कंपाउंड्स जिटर आयंस बनाते हैं वो भी बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करते हैं। So this is all about this lecture. Thank you.